नमस्कार, सो टंच चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन रावल और आज हमारे साथ में सिर्फ इंदौर और मध्य प्रदेश के नहीं, देश के माने हुए पत्रकार राजेश शर्मा हैं। और आपको मैं एक बात बताऊं कि व्हाट्सएप पर जब कोई सोचता भी नहीं था खबरों के प्रसारण को लेकर, सूचनाओं के प्रसारण को लेकर, तब राजेश शर्मा जी ने 2016 में व्हाट्सएप पर हॉटलाइन न्यूज़ शुरू किया और उस 10 साल उसके पूरे हुए हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उसके हजारों प्रशंसक हैं, उनकी सूचनाएं उन तक पहुंचती है। और उसका सबसे बड़ा कारण है उनकी विश्वसनीयता, प्रामाणिकता, सत्यता। इस कसौटी पर जब ये सूचनाएं खरी उतरती है और परिपक्वता बड़ा आधार है ही। तो राजेश शर्मा ने भारत के पत्रकारिता इतिहास में एक नया आयाम खोला है। उसके बाद काफ़ी उस पर जो है लोग शुरू हुए हैं, लेकिन राजेश शर्मा जी की प्रामाणिकता बेहद अलग है। आज हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। उनके बहुत सारे आयाम ऐसे हैं जो पहली बार हमको जानने मिलेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि उन बिंदुओं पर भी हम प्रकाश डालें। थैंक यू। तो राजा भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने एकला चलो रे के हिसाब से अपने इस चैनल को स्थापित किया और उसमें एक पूरा नवाचार जो है वो आपने खड़ा किया है। और बहुत सारी मुश्किलों के बीच में, प्रतिस्पर्धाओं के बीच में और व्यावसायिकता वाली मानसिकता के बीच में भी अपने आप को न केवल खड़ा रखा है बल्कि सुदृढ़ भी किया है। तो बताइए अपनी इस यात्रा के बारे में, आपने किस तरह से इसको यहाँ तक लाए हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपके अंतर्करण से, हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे 100 टंच की सीरीज़ में स्थान दिया सर। ये मेरे लिए एक बड़ा प्राउड का और गर्व का विषय है कि आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट, जिनका जितनी मेरी उम्र है उतना आपका तजुर्बा है पत्रकारिता में, और आप उसमें यदि उस सीरीज़ में मुझे कवर कर रहे हैं तो ये मेरे लिए एक पर्सनल एप्रिसिएशन, संतुष्टि का विषय है। तो मैं 100 टंच के प्रति, आपके प्रति एक कृतज्ञता और आभार व्यक्त करता हूँ। शुक्रिया। अब जैसा कि आपने उल्लेख किया कि हमने हॉटलाइन जब स्टार्ट किया था 2016 में, 23 जून 2016 में हॉटलाइन स्टार्ट किया था, उसके पीछे क्या कल्पनाएं हुआ करती थी, फिर उसमें क्या एडिटोरियल पॉलिसी थी उस समय, और क्या उस समय ऐसा विचार मन में था क्या कि इसको व्हाट्सएप को न्यूज़ चैनल ही बनाया जाए या आमतौर पर चैटिंग ग्रुप तक सीमित रह जाती है बात। तो जैसा कि आप जानते हैं सर कि मैं बैकग्राउंड में आपको लेके जाता हूँ। 2005-06 के आसपास की बात है, जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर हमारे देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे। मैं सन थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ ना, प्लीज़। जब राष्ट्रपति हुआ करते थे उस समय हमने bigbreaking.com, मतलब उस समय नेट मीडिया के बारे में बहुत व्यक्ति ज़्यादा सोचता नहीं था, वेब मीडिया के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करता था। उस समय हमने bigbreaking.com हमारा एक ब्रांड रजिस्टर्ड करवाया था और डॉक्टर कलाम साहब के हाथों से उसको इनॉग्रेट करवाया था सर। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं इस दिशा में तकरीबन 20 साल से काम कर रहा हूँ .com के सब्जेक्ट पे, ठीक है। और यदि मेरी मेरी एडिटोरियल जर्नी की आप बात करेंगे तो मेरी एडिटोरियल जर्नी में आपको मालूम है मैंने नेशनल इंटरनेशनल टेलीविजनों के साथ काम किया और काम कर भी रहा हूँ, वो एक अलग एस्पेक्ट है। लेकिन जब हॉटलाइन का उल्लेख आपने किया तो उसके पीछे पॉलिसी ये थी, विचार ये था कि अब सबसे बड़ा संकट है विश्वसनीयता का है, खास तौर से सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया में एट ए टाइम आपके पास 100 ग्रुप होते हैं, 100 ग्रुप पे खबर फ्लोट करती है, कॉपी पेस्ट होता है, अंधाधुंध लोग शेयर करते हैं उसको। उसके फर्स्ट सोर्स को कोई जानना नहीं चाहता कि खबर आई कहाँ से रही है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, किसने ये खबर दी है। तो मैंने विचार ये किया था कि खबरों की क्रेडिबिलिटी के लिहाज से एक प्रामाणिकता बने, ऐसा काम किया जाना चाहिए, खासतौर से सोशल मीडिया जहाँ फेक न्यूज़, फेक स्टोरीज, क्रेडिबिलिटी, इंटीग्रिटी के क्वेश्चन मार्क लगे रहते हैं और लोग निरंतर शेयर करते रहते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि सूचना सही है या गलत है। बिल्कुल। तो सोचा कि क्यों ना इस दिशा में काम किया जाए। तो 2016 में जब मेरे मन में विचार आया तो मैंने बहुत से नाम पहले सोचे कि क्या नाम रजिस्टर्ड कराया जाए। फिर हॉटलाइन नाम मेरे मन में आया कि क्यों ना हॉटलाइन के नाम पे इस ब्रांड को रजिस्टर्ड कराया जाए। ये सब रजिस्टर्ड ब्रांड है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे आप और मैं हवा में बात कर रहे हैं। पहले उस पर वर्क हुआ, फिर ये तय किया गया कि कौन सी खबरें इसके अंदर जाएगी। पब्लिक डोमेन की खबर एक भी नहीं आएगी, उस समय भी तय किया था। ये जो दुनिया के सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर चल रहे हैं वो हॉटलाइन पे आपको उस समय भी नहीं मिलती थी देखने में, और आज भी नहीं मिलती होगी, क्योंकि आप हॉटलाइन पे जुड़े हुए हैं
लंबे समय से जुड़े हैं, या तो दिन भर आपके पास खबर नहीं आएगी, खबर आएगी तो वो आएगी जो हमारा खुद का प्रोडक्ट है या हमारी खबर कोई खुद की इन्फॉर्मेशन है। जन सामान्य खबर जो ऐसा लगता है कि इन्फॉर्मेशन के रूप में शेयर करना है वो कर दी जाएगी, खबर के रूप में हम वही शेयर करते हैं जो हम खुद कहीं से निकाल कर लाते हैं। तो क्रेडिबिलिटी एक बड़ा सवाल था, उस क्रेडिबिलिटी पे हमने काम किया। आपने कहा एकला चलो, मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। मेरा विचार अकेले का हो सकता है, हम 5-7 लोग मिलकर इसको चलाते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट जो है इसको। लेकिन चूंकि एडिटोरियल हेड में हूँ, मैं जिंदगी में कोई भी क्रेडिट लेना नहीं चाहता हूँ सर। ध्यान रखिए आप, जो कुछ होता है टीम वर्क से होता है। टीम वर्क में आप भी मेरे कई बार सोर्स बन जाते हैं सर, आप एज ए जर्नलिस्ट हैं उसके बाद भी। कई बार ब्यूरोक्रेट बन जाते हैं, कई बार पॉलिटिशियंस बन जाते हैं, कई बार बाबू बन जाता है, कई बार अफसर बन जाता है, कई बार नेता बन जाता है, कई बार मेरे रिपोर्टर बन जाता है। पूरी टीम वर्क का बिजनेस है, मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये मुझे मालूम है। टीम वर्क के सपोर्ट से हम आगे बढ़ते हैं डे बाय डे। तो ये एकला चला की थ्योरी नहीं है, ओरिजिन एकला चला का विचार था, लेकिन इसमें अच्छी टीम काम करती है, वो लोगों की जो हमारे प्रति समर्पण का भाव भी रखती है। एक दूसरा, जैसा आपने उल्लेख किया 10 साल अभी पूरे हुए हैं। जी बिल्कुल, ये मेरे लिए बहुत संतुष्टि का विषय है सर कि सोशल मीडिया पे लगातार 10 साल किसी ब्रांड को चलाना कंसिस्टेंसी के साथ, और वहाँ पे भी कोई रूटीन की खबरों का प्ले न करना, हमारे रूटीन से हमारा कोई लेना देना 10 साल में कभी भी नहीं रहा सर। और वैसे मेरे करियर में भी नहीं रहा, क्योंकि मैं शुरू से इंटरनेशनल जर्नलिज्म में हूँ, तो मैंने कभी भी डे बाय डे की रिपोर्टिंग कभी नहीं की। डे बाय डे की रिपोर्टिंग मैंने आज तक की ही नहीं। यदि 5 दिन में कोई बड़ी खबर मिली तब की, 25 दिन में मिली तब करी, नहीं मिली तब भी कोई बात नहीं। डे बाय डे की जनरल रिपोर्टिंग मैंने आज तक नहीं की। ऐसे में मेरा नेचर भी यही रहा कि एक्सक्लूसिव खबरों पे, इंफॉर्मेशंस पे, इन्वेस्टिगेशंस पे ध्यान दिया जाए। उस लिहाज से हॉटलाइन को चालू किया सर। वैसी खबरें इस पे प्ले होती है जी। सूचना तंत्र जिस लेवल पे आप जानते हैं कि मेरा हमेशा मानना है, मेरा एक परमानेंट कोट है जो आप और मैं दोनों इस बात को पढ़ते हैं। क्राइम कैथिन ने कहा है कि समाचार वो होते हैं जिसको कोई दबाना चाहता है, बाकी सब विज्ञापन है। बिल्कुल। तो हम यदि जमाने की बात करते हैं तो विज्ञापन आएगा तो हम समझ लीजिए वो खबर नहीं है, फिर वो एक प्रकार का किसी की सूचना और समाचार को हमने प्रेषित किया है, उसका प्रचार हो रहा है। जी सर। राजा भाई, ये आपका बड़प्पन है कि आप पूरी टीम को इस बात का श्रेय देते हैं। हालांकि ये भी बात सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि इसमें संपर्कों का जो खेल मीडिया जगत में है, उसमें आप बहुत समृद्ध हैं, बहुत धनी हैं, और उनका उपयोग करते हुए आपने अपनी विश्वसनीयता और प्रामाणिकता बरकरार रखी है। चूँकि राजा भाई का एक पहलू पत्रकारिता के लिहाज से तो ये है कि उनकी विश्लेषणात्मक टिप्पणियाँ बड़ी तीखी होती है, आहत करने वाली भी होती है, लेकिन वे पूरी तरह सत्यता पर खरी उतरती है। इसलिए इस बात से वे परहेज भी नहीं करते हो। जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि खबर वो है जिसे कोई दबाना चाहता है, बाकी तो विज्ञापन है। तो उस पैमाने पर भी राजा शर्मा जी का कोई जोड़ नहीं है। और मैं जो उनके दूसरे पहलू की बात कर रहा हूँ, तो वे जो है भविष्य के गर्त में भी झांकते हैं, अतीत की अतल गहराइयों में भी देख लेते हैं। उस नाते इनका भविष्य दर्शन भी काफ़ी चर्चा में है, और उस पर ये काफ़ी प्रामाणिकता के साथ और दावे के साथ में पेश आते हैं। तो राजा भाई, मैं आज अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि आप जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, इनके भविष्य को लेकर क्या सोचते हैं, क्या संभावनाएं हैं, क्या आशंकाएं हैं? जैसा कि आपकी जानकारी में हो, जो कि आप हॉटलाइन के नियमित पाठक हैं, गंभीरता से पढ़ते हैं, मुझे पर्सनल में रिप्लाई भी करते हैं, कोई क्यूरी होती है तो जानते भी हैं उसको लेकर। तो शायद आपकी जानकारी में होगा सर, जो कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी का आपने जिक्र किया है। जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति नहीं बने थे, प्रामाणिकता से बोल रहा हूँ, तारीख वाइज बोल रहा हूँ, जब राष्ट्रपति नहीं बने थे और उन्होंने चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर की थी और चुनाव जीत चुके थे, पर राष्ट्रपति की शपथ भी नहीं ली थी, उस समय मैंने लिखा था एस्ट्रोलॉजिकली जी कि आदरणीय मोदी जी, ये पूरा टर्म जो डोनाल्ड ट्रंप का है उसमें आपको डोनाल्ड ट्रंप से सावधान रहना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के इस बार के जो प्लैनेट्स हैं, आपके प्लैनेट से इस बार मैच नहीं खा रहे हैं। तो देखिए, पहले तो इस विज्ञान को एक थोड़ा सा, मेरा जो रिसर्च का इंटरेस्ट है उस पर बताता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी दरअसल एक रिसर्च है, विज्ञान है और रसायन है सर। ये केमिस्ट्री है सर जी। प्लैनेट्स की अपनी जो केमिस्ट्री होती है ना, प्लैनेट्स की केमिस्ट्री के आधार पे किसी चीज़ का आउटकम सामने आता है, ऐसे समझिए आप। तो मुझे उस समय ही समझ में आ रहा था कि इस बार जो प्लैनेट्स की केमिस्ट्री है वो मोदी जी के प्लैनेट्स
और ट्रम्प के प्लैनेट्स की केमिस्ट्री थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, गड़बड़ाती मुझे दिख रही है। इसके मेरे अध्ययन करने के अनेकों तरीके हो सकते हैं, अनेकों एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जिस पर मैं रिसर्च करता हूँ। लॉजिकल, इकोनॉमिकली, ग्लोबली प्लैनेट्स कैसे काम कर रहे हैं, कि कौन से प्लैनेट का कौन से दिशा पे, कौन से देश पे, तमाम प्रकार की है। ये वो लोग समझते हैं जो इस चीज़ को डीपली इन्वॉल्व होकर। और आपकी वो सारी बातें समय के साथ में सही साबित भी हुई है, ये भी हम सब ने देखा ही है। तो जैसे कि आपने जिक्र किया, तो हमने लिखा था उस समय कि डोनाल्ड ट्रंप का ये टर्म जो है खासतौर से भारत के लिए, और मोदी जी जो कि हमको लीड कर रहे हैं, तो भारत की कुंडली के प्रधान हो जाते हैं, वो फेस हो जाते हैं, तो उनकी कुंडली भी मैटर करती है, ध्यान रखिए आप। हमने लिखा और आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति बनने के थोड़े दिन बाद भी एक टैरिफ कार्ड चला। टैरिफ में भी हम पे अनेक प्रकार के टैरिफ थोपे गए। फिर भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ तो ट्रंप ने लगातार हमको ह्यूमिलेट किया और ये कहा कि ये युद्ध मैंने रुकवाया है, नहीं तो न जाने को कितने देश बर्बाद हो जाते। फिर वक्त आने पर उन्होंने हमारे भारतीय नागरिकों को जिस तरीके से डिपोर्ट करके भेजा, मतलब सांकलों में बांध के भेजा, वो भी हमारे लिए हमने देखा। तो ऐसे अनेक मौके आए जब हमने देखा कि ट्रंप हमसे वैसे पेश नहीं आ रहे जो पिछले टर्म में हुआ करते थे। लेगेसी की कमी नजर आने लगी। और फिर दुनिया में युद्ध मंडे आप जानते हैं, मिडिल ईस्ट में हुआ। सर आपको मैं जन्मदिन याद दिलाना चाहूँगा, आप तो 2023 में हॉटलाइन से जुड़े हुए थे उस समय भी। मैंने लिखा था 2023 में कि अमेरिका की नज़र मिडिल ईस्ट पर रहेगी। बिल्कुल सही बात है। उस समय तो ट्रंप राष्ट्रपति भी नहीं बनते थे, उस समय तो बाइडेन राष्ट्रपति हुआ करते थे सर। और हमने ये लिखा था कि ईरान आंख दिखाएगा अमेरिका को सर। ठीक है, वो भी आपके सामने बिल्कुल याद है मुझे अच्छे से। तो ये जो आपने जिस चीज़ का उल्लेख किया है, जो कि मेरा जियोपॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, पर्सनल लोगों में कम रहता है, मैं आपको बता दूं। मैं जियोपॉलिटिकल सब्जेक्ट जो चलते हैं उस पर प्लैनेट्स की भूमिकाएं तलाशता हूँ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस में मैं प्लैनेट्स की भूमिका तलाशता हूँ। ये बहुत गंभीर और गहरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ आपको मैं, कि सब कुछ प्लैनेट के करने से नहीं होता। उन परिस्थितियों में प्लैनेट्स की भूमिका क्या रहती है, कौन सा प्लैनेट वहाँ से एक्सप्लोसिव हो रहा है, कौन से प्लैनेट्स वहाँ पे एक्सप्लोसिव होने के कारण उसकी डेंसिटी उनके नज़दीक है। ये बड़ा अलग विज्ञान है। इस विज्ञान में प्लैनेट तो मंगल तो एक ही है, दुनिया में मंगल कोई 1000 थोड़ी है, एक ही है, लेकिन वो कौन से देश के नज़दीक है अभी, कौन से तत्व को देख रहा है अभी, क्या वो जल को देख रहा है, क्या वो केमिकल को देख रहा है, क्या वो भूमि को देख रहा है, क्या वो मिडिल ईस्ट की तरफ देख रहा है। ऐसे अनेक एस्पेक्ट हैं। उस एस्पेक्ट्स के कारण मैं कई चीज़ों पे कंक्लूजन में पहुंचने की चेष्टा करता हूं। मैं प्रामाणिकता के दावे तो नहीं करता, कोशिश करता हूं बस ये बताने की ऐसे होने की संभावना है। मैं जो है भारत की राजनीति में इस समय एक सवाल सबके मन में है, जिज्ञासा भी बनी हुई है कि मोदी जी का चूंकि ये तीसरा कार्यकाल है और 2029 तक वो रहते हैं, तो 15 साल अपने पूरे करेंगे प्रधानमंत्री के तौर पे। तो ऐसे में भाजपा के अंदर और विपक्ष में भी और देश के सामान्य जन में भी ये जिज्ञासा उठनी शुरू हो गई है कि मोदी जी के बाद कौन। एक नाम जो काफ़ी लिया जाता है वो योगी आदित्यनाथ का। आप उनकी क्या संभावना देखते हैं भारत की राजनीति में? सबसे पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर के साथ एक कमेंट करता हूँ, उसको आप गंभीरता से समझिएगा। एस्ट्रोलॉजी में किसी चेयर की प्रेडिक्शन नहीं होती है। अच्छा। कोई भी भविष्यवक्ता किसी कुर्सी की प्रेडिक्शन नहीं करता है, व्यक्ति के इम्यूनिटी की प्रेडिक्शन कर सकता है कि इसका समय ठीक चल रहा है जी, इसका समय कमजोर चल रहा है, इसका समय और अच्छा आ सकता है आने वाले दिनों में, इन दशाओं में, इन महादशाओं में, इन ग्रह दशाओं में और अनुकूलता बढ़ सकती है और प्रतिकूलता बढ़ सकती है। तो एस्ट्रोलॉजी का जो बेसिक सिद्धांत है वो किसी चेयर की प्रेडिक्शन में नहीं, इम्यूनिटी की प्रेडिक्शन में होता है। लोग समझ नहीं पाते हैं, लोग पूछ लेते हैं क्या मैं ये बन पाऊंगा ना बन पाऊंगा, आपके ग्रह नक्षत्र की अनुकूलता और प्रतिकूलता पर डिपेंड करती है, प्लस उसकी डेंसिटी और डिग्री पे कि कितना आपको फेवर कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक आपने योगी जी की बात की, योगी जी का मैंने जिस लेवल पर अध्ययन किया है, मुझे लगता है योगी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अच्छा। बहुत ब्राइट है और बहुत ब्राइट है। योगी जी के पास जो प्लैनेट्स हैं वो अद्भुत प्लैनेट्स हैं और उनके साथ दो चीज़ें जुड़ी हुई है। खुद की तपस्या, जो कि वो जिस फेटर्निटी से आते हैं, नाथ संप्रदाय से जी, तो उनकी जो तपस्या है वो भी मैटर करती है, प्लस उनके जो प्लैनेट्स हैं वो भी उनके साथ फेवरेबल हैं। आप देखिए कितना संकट का समय आया, प्रयागराज के अंदर भगदड़ मची, योगी डिस्टर्ब नहीं हुए, कंसिस्टेंसी बरकरार रही है। तो ऐसे अनेक आपको चीज़ें देखने को मिलेगी, पीछे झांक के देखोगे, जिसमें योगी का
प्लानिटरी इक्वेशन मजबूत होने के कारण तटस्थता का भाव बरकरार रहा। एक अच्छे प्रशासक जो उनके प्लैनेट्स हैं, उनका सूर्य जबरदस्त है सर। अच्छा। सूर्य एक अच्छा प्रशासक लेके आता है, उनका सूर्य जबरदस्त है। कई बार क्या होता है, सूर्य में राहु का अंतर आता है तो हम जीवन में थोड़ा सा ग्रहण काल आ जाता है, ग्रहण काल में कुछ डिस्टर्बेंस भी आ जाते हैं। वो डिपेंड करता है कब आते हैं। लेकिन मोरलेस आपने जो पूछा कि फ्यूचर कैसा है, मेरी नज़रों में योगी जी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। फ्यूचर में भारत को लीड करने की, पॉलिटिकली लीड करने की, मैं किसी चेयर की प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, उनकी कद को बढ़ने की संभावना अधिक है। और लखनऊ से दिल्ली जाने में भी उनके प्लैनेट्स फेवरेबल नजर आते हैं। तो आपने बहुत उल्लेखनीय बात कह दी, और ये भी काफ़ी बड़ा संकेत है योगी आदित्यनाथ के भविष्य की राजनीति को लेकर। और जब हम मौजूदा परिदृश्य के साथ में भविष्य की भारत की राजनीति की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में विपक्ष के लिए भी कहीं गुंजाइश बनी ही जाती है। उस नाते मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस समय चूंकि कांग्रेस ही एक प्रमुख विपक्षी दल है, कितना ही कमज़ोर वो हुआ हो, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर आज भी उसकी उपस्थिति है। तो ऐसे में जो कांग्रेस के दो चर्चित नाम हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इसमें किसकी बेहतर भविष्य संभावना है नेतृत्व करने की? देखिए, राहुल और प्रियंका की यदि आप बात करोगे तो दोनों के कंपैरिजन में बात करें, चूंकि हम पूरी बात अभी पॉलिटिकल स्किल के साथ साथ एस्ट्रोलॉजिकली भी कर रहे हैं जी। तो मैं दोनों स्किल में प्रियंका को अपर एंड पे मानता हूँ। दोनों स्किल में, पॉलिटिकल लीडरशिप की स्किल में भी और प्लानिटरी इक्वेशन के स्किल में भी। राहुल गांधी के साथ जो प्लानिटरी ड्रॉबैक है वो उनकी कुंडली में मुझे मालूम है कि क्या उनकी कुंडली के ड्रॉबैक हैं। प्रियंका वाड्रा मुझे लगता है राहुल से बहुत कई गुना प्लानिटरी इक्वेशन में उम्दा है। ठीक है, आमतौर पर परसेप्शन भी देखिए, पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा भी होती है कि प्रियंका के अंदर इंदिरा गांधी का एक थोड़ा सा अंश आता है, स्टाइल है, वो अपनी जगह, वो लोग को रिलेट करके देख लेते हैं। प्रियंका अपने आप के अंदर राहुल से दोनों एंगल से, लीडरशिप की स्किल से भी और प्लानिटरी इक्वेशन से भी बहुत साउंड नज़र आती है मुझे। और आपको शायद ध्यान हो, मैंने 2023 में लिखा था ये कि प्रियंका गांधी को संसद पुकार रहा है। हाँ, बिल्कुल सही है, और वो एकदम सटीक बैठा था। बिल्कुल, जब लोग कह रहे थे कि ये तो संसद का क्या रोल है, मैंने उसमें लिखा था प्रियंका गांधी को संसद पुकार रहा है। और आपके सामने बात है कि राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़े, एक सीट राहुल ने खाली करी, तो एक सीट से प्रियंका को हटाया गया और प्रियंका सदन में चली गई। ठीक है, तो प्रियंका के प्लैनेट्स कंपेरेटिवली राहुल बहुत अच्छे हैं। प्रियंका की पॉलिटिकल स्किल अपनी जगह है, प्लैनेट्स के लिहाज पे फेवरेबल है उनके लिए। जी। ऐसी एक बात और आती है राजनीतिक विश्लेषण में भी और ज्योतिषी आकलन में भी कि 2029 के बाद में भारत की राजनीति नया मोड़ लेगी। इसको आप किस रूप में देखते हैं? थोड़ा सा मैं समझना चाहूँगा, नया मोड़ किस एंगल से, मतलब भाजपा जो है लगातार सरकार में बनी रहेगी, या कांग्रेस या विपक्षी गठबंधन या और कोई ऐसा मोर्चा जो है वो सरकार में आएगा, ऐसी कोई संभावना आपको नजर आती है? थोड़ा सा सर एक आपको स्क्रीनशॉट प्ले करता हूँ ताकि आप पढ़ पाएंगे। तारीख सहित पढ़ के बताइए आपके दर्शकों को क्या लिखा था। 11 दिसंबर 2021 को लिखा है राजेश शर्मा जी ने, प्रियंका जी को आप बता सकते हो जीवन में जो कुछ भी मिलेगा राजनीति में 2024 से 2030 के बीच ही मिलेगा। इसका आशय 30 तक के आशय को जरा और स्पष्ट कर दीजिए। मैंने आपको इसलिए पढ़ाया है सर जी कि प्रियंका 2024 के मोदी सदन में गई है ना, ठीक है, और ये बात किसी से संवाद चल रहा है 2021 में सर, सॉरी मैंने 23 बोला था, माफी चाहता हूँ, 21 का संवाद है, 21 का संवाद है ये। दिसंबर 11 को मैंने लिखा है, समय भी बताता हूँ आपको, मैंने लिखा है 3:28 में किसी ने मुझसे पूछा था, मैंने बोला बता दीजिएगा जो कुछ मिलेगा 24 से 30 के बीच में मिलेगा। हम 26 में चल रहे हैं, 28 तक तो सदन में है ही वो, उसमें तो कोई इनकार करने की बात, 29 तक सॉरी 29 तक तो सदन में है ही। 29 और 30 में फर्क क्या है? इन बिटवीन 29 के चुनाव में भी वो जाएगी तो प्लैनेट्स उसके अगेंस्ट नहीं है। प्रियंका की बात कर रहा हूँ आपसे, प्लैनेट्स प्रियंका के अगेंस्ट नहीं है। 30 तक तो पॉलिटिकल एफडी है, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। माफी चाहता हूँ मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया, आपका सवाल फिर से लीजिए आप। क्या मैं यही जानना चाह रहा था कि 2029 के चुनाव में क्या नतीजे चौंकाने वाले होंगे, या भाजपा के पक्ष में ही जाएंगे, या कांग्रेस फिर से उभर कर आएगी, या विपक्षी पार्टियों की मदद से कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में आएगी? ऐसा कोई आकलन
पत्रकारिता के तौर पे और ज्योतिषी के तौर पर आपको कुछ लगता है? मेरी समझ में, पहला मैं कमेंट करता हूँ मेरा जर्नलिस्टिक व्यू, फिर उसमें एस्ट्रोलॉजिकल वैल्यू एडिशन कर देता हूँ। मेरी समझ में 2029 के चुनाव में चेहरा भले ही बदल जाए, मोदी जी फेस रहे या नहीं रहे, आई डाउट, ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्राइसिस में रहेगी मेरा बिल्कुल मानना नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। मैं ये मेरा कमेंट अभी एज ए जर्नलिस्ट है, इसको एस्ट्रोलॉजिकल मत मानिए, एस्ट्रोलॉजिकल अलग सवाल पे अलग जवाब दे दूंगा। ठीक बात है। मैं ये जवाब बतौर पत्रकार दे रहा हूँ। कई बार क्या होता है, मेरे कमेंट के साथ दुविधा ये हो जाती है कि मेरे हर कमेंट को एस्ट्रोलॉजिकल ले लिया जाता है, एस्ट्रोलॉजिकल ले लिया जाता है, तो मुझे डिस्क्लेमर देना पड़ता है कि ये कमेंट मेरा बतौर पत्रकार है, एस्ट्रोलॉजी पे जब सवाल होंगे तो उसका जवाब अलग से दे दूंगा मैं, ठीक है। बतौर पत्रकार मेरा यह मानना है कि 2029 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किसी क्राइसिस में रहेगी, मैं नहीं मानता। इसके बड़े कारण बता देता हूँ आपको मैं। SIR बीजेपी ने एक पॉलिटिकल एफडी कर ली अपनी। बंगाल में जब SIR किया तो ममता के 1.5 करोड़ वोट स्वीप कर दिए, हटा दिए गए। यदि SIR नहीं होता ना सर, तो बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी को पसीना आ जाता। ये सच है, बिल्कुल, क्योंकि जिसको माइग्रेंट वोटर आप बोलते हो, बांग्लादेश के वोटर, वो TMC के कोर वोटर हुआ करते थे। आपने गिन गिन कर, नंबर ऑफ हेड और नंबर फेस देख देख कर वो सब वोट वहाँ पे हटा दिए गए। ये प्रामाणिक बातें बता रहा हूँ, इसमें कोई बायसनेस नहीं है, ठीक है। फिर नॉर्थ बंगाल के अंदर 30 लाख वोट बढ़ा भी लिए थे भारतीय जनता पार्टी ने, जो कोर हिंदू वोट थे। ये बीजेपी की एक रणनीति का हिस्सा बता रहा हूँ आपको मैं, कि चुनाव आने वाले चुनाव होंगे तो ये चुनाव पे असर कैसे डालेंगे। अभी अब उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे फरवरी मार्च में, देख लीजिएगा आप। जो वोटर समाजवादी पार्टी के साथ हुआ करते थे वो ऑलमोस्ट खसक चुके हैं SIR में, ध्यान रखिए आप जी। तो जब आपके पास विपक्ष का वोट बैंक आप काट देते हो, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, विपक्ष का वोट बैंक आप काट देते हो कि जिन क्षेत्र से विपक्ष, मैंने लिखा था सर 109 सीटें ऐसी है बंगाल की जहाँ पे TMC 40 हजार वोटों से जीतती थी, बिल्कुल। और मैंने लिखा यहाँ 42 हजार वोट कम कर दिए गए हैं, वो सब सीटें आ रही TMC। सर इतना बदलाव नहीं आता कि आप अभी 2021 के चुनाव में 77 सीटों पे थे, अब आप 270 सीटों पे आ जाते हो, 300 सीटों पे आ जाते हो, सॉरी। इतना बदलाव इतनी जल्दी नहीं आता है, ये रणनीति का हिस्सा है, दुनिया ने देखा है। मैंने लिखा SIR EVM का भी बाप है, बिल्कुल। ये SIR EVM का बाप निकला है। EVM पे तो आप आरोप लगाते थे, SIR तो प्रमाणिक रूप से दिख रहा है कि ये वोटर हटा दिए गए हैं। पॉलिटिकल लोगों ने अपने ऑब्जेक्शन सुप्रीम कोर्ट से लेकर इलेक्शन कमीशन में दिए, वहाँ क्या सुनवाई हुई क्या, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। आपने जो मुझे तथ्यात्मक कारण पूछे हैं उसमें तथ्यात्मक जवाब दे रहा हूँ कि भाजपा के हारने के कोई कारण मुझे समझ में नहीं आते। कांग्रेस ऑलरेडी वेंटिलेटर पे है, कांग्रेस ऑलरेडी वेंटिलेटर पे है। कांग्रेस के पास न लीडरशिप है, न मुद्दे हैं, न तथ्य है, न कोई कंसिस्टेंसी है जी। देखिए, भाजपा को रणनीति के अलावा उनके लीडरशिप की आपको तारीफ करना पड़ेगी कि राउंड द क्लॉक 365 दिन 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहते हैं, बिल्कुल। और हर राज्य में अपने आप को झोंक देते हैं। चुनाव चाहे पंचायत का हो या पार्लियामेंट का हो, एक जैसी मेहनत करते हैं। पन्ना प्रमुख से लेकर ब्लॉक तक के लोग लगे रहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इतना तगड़ा है कि एक एक वोटर का नाम उनके टिप्स पे होता है। होली दिवाली दर्शन नहीं देते हैं। कांग्रेस क्या होता है, कांग्रेस जब चुनाव लड़ती है तब दर्शन देती है सर, कोई से भी राज्य में उठा के देख लीजिए आप, ठीक है। बाकी उनका अधिकांश समय विपक्ष को गालियां देने में, इलेक्शन कमीशन को मेमोरेंडम देने में बीत जाता है। उदाहरण से समझ लीजिए मध्य प्रदेश का राज्यसभा चुनाव, मीनाक्षी नटराजन का। बिल्कुल। मीनाक्षी नटराजन को न्यूबॉर्न बेबी तो है नहीं, क्योंकि वो फॉर्म भरना नहीं आता। क्यों उन्होंने डिक्लेरेशन में नहीं दिया इस बात को? कौन सा ऐसा सीरियस अपराध था कि आपने उसको छुपाने की कोशिश की? तो मुझे लगता है कांग्रेस सुसाइडल अटेम्प्ट करती है। सुसाइडल अटेम्प्ट में राहुल गांधी के पास जो चोकड़ी है वो राहुल गांधी को मिसगाइड भी करती है, और राहुल की पॉलिटिकल मैच्योरिटी पे मुझे संदेह भी है। ठीक बात। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी में वो कमजोर हैं। वो उन मुद्दों पे बात नहीं करते जिन पर की जानी चाहिए, वो उन मुद्दों पे करते हैं जो इनको ज्ञानदूत कोई ना कोई हाथ में परिचय दे देता है। देश के मुद्दे अलग होते हैं, पॉलिटिक्स के मुद्दे अलग होते हैं। आप पॉलिटिक्स और देश के मुद्दों को अलग अलग टाइम पे अलग अलग रूप से प्रेजेंट करते हो, आपको मालूम नहीं पड़ता चुनाव के समय कौन सा मुद्दा इंपॉर्टेंट है। तो आपने जो सवाल पूछा वो मैंने भी जवाब दिया है। मैंने एज अ जर्नलिस्ट कि मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी, वैसे विपक्ष बिखर चुका है। विपक्ष में दो मजबूत कंधे हैं, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कोलैप्स हो चुकी है आपके सामने। ममता अपने सर्वाइवल की चिंता कर रही है। बिल्कुल सर, यदि आपको मेरा स्क्रीनशॉट याद हो, दिसंबर में मैंने लिखा था, चुनाव तो मई में हुए सर,
एस्ट्रोलॉजिकल लिखा था, आने वाले समय में ममता की भूमिका तलाशिएगा। बिल्कुल ध्यान है मुझे। मायावती, ममता और प्रियंका वाड्रा तीनों को लिखा है, ऐसा नहीं है ममता पे लिखा है, तीनों को लेकर लिखा है। ममता की भूमिका आपके सामने आ गई है, मायावती की भूमिका पे आने वाले में देख लीजिएगा, प्रियंका पे भी बात कर लेंगे वक्त आने पे। ठीक बात। अब मैं आपको राजा भाई एक बार फिर से विश्व परिदृश्य की ओर ले चलता हूँ। इस समय जो हालात है कि ईरान, इजराइल, अमेरिका, यूक्रेन, रूस, इनके युद्ध हो ही रहे हैं, लेकिन फिर भी एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में जो विश्व युद्ध का स्वरूप होना चाहिए वो नहीं है। आपको क्या लगता है कि निकट भविष्य में एक तीसरा विश्व युद्ध होने की संभावनाएं, आशंकाएं हैं? बहुत गहरा सवाल है, मैं उतनी जिम्मेदारी से जवाब देना चाहूँगा इसमें, क्योंकि ये ऐसे सवालों से ज़्यादा जिम्मेदारी से जवाब महत्व रखता है। मेरा ऐसा मानना है, मैंने 2021 में प्रेडिक्ट किया था सर, जब कोविड चल रहा था, कि 2027 तक तो दुनिया एक्सट्रीम डिस्टर्ब रहेगी, बिल्कुल, ग्लोबली भी, इकोनॉमिकली भी। कई देशों के तख्ता पलट हो जाएंगे, ठीक है। आपने देखिए पाकिस्तान का तख्ता पलट हुआ, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, श्रीलंका में तख्ता पलट हुआ, ऐसे कई राज्यों में, देशों में तख्ता पलट हुआ। उस समय ये लिखा था, प्रेडिक्ट किया था एस्ट्रोलॉजिकली। फिर 2021 में कहा था 27 तक तो दुनिया ग्लोबली डिस्टर्ब रहेगी ही, और 2023 में एक चीज़ लिखी थी सर कि दुनिया 2 भागों में विभाजित होने जा रही है, ऐसा संकेत दिखते हैं। अब आप देखिए, जब से ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, नाटो अलग हो चुका है, यूरोप अलग है, मिडिल ईस्ट पे अटैक हो चुका है, और अमेरिका अपने आप में अलग है सर, ठीक है। तो आप देखिए, मोर और लेस मिडिल ईस्ट के बाद नाटो और मिडिल ईस्ट जो है एक अलग खेमे में खड़ा है, और अमेरिका एक अलग खेमे में खड़ा है, क्योंकि अमेरिका को मिडिल ईस्ट पे, और पूरा खेल तेल का है सर। मैंने पहले भी लिखा, फिर रिपीट कर रहा हूँ, पूरा खेल तेल का है। तेल के खेल में युद्ध चल रहे हैं। वेनेजुएला को, राष्ट्राध्यक्ष को ट्रंप ने ऐसा उठा लिया था जैसे कोई लिस्टेड गुंडा किसी को उठा के लाता है सर। बिल्कुल। कोई, अरे सर आप बात करो, कहाँ यूएनओ आपका? आप बात करते हो ना यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली की, कहाँ गए वो लोग बात करने वाले जब इस तरीके से किसी राष्ट्राध्यक्ष को उठा के लाया जाए? और एक देश, क्योंकि वेनेजुएला सबसे बड़ा सेंटर है तेल का, ईरान के बाद। आप तेल पर कब्जा करना है। ट्रंप मूल रूप से व्यापारी है, विशुद्ध रूप से बिजनेसमैन है। उसके एक एक स्टेटमेंट मिलियन बिलियन डॉलर के बाजार को सुबह क्रैश करते हैं, शाम को खड़ा कर देते हैं। वो रोज़ नए स्टेटमेंट इसलिए बदलता है, उसको मालूम है कि उसके खुद की जो कंपनी है उसको कैसे एकोमोडेट करना है फाइनेंशियली। तो आपने जो पूछा विश्व युद्ध, अब मैं इसको थोड़ा और आगे ले जा रहा हूँ 27 से। अभी अपन 26 में बात कर रहे हैं, मैं इसको और आगे ले जा रहा हूँ। मेरा ये मानना है दुनिया 2032 तक डिस्टर्ब रहेगी। अच्छा, बिल्कुल। 2032 के बाद एक ग्लोबल जो शिफ्ट हो रहा है वो थोड़ा सा धीरे धीरे सेटल होने लगेगा, लेकिन भारत भूमि डे बाय डे देश दुनिया में एक शिखर पर स्थान हासिल करेगी। ये मेरा एस्ट्रोलॉजिकल कमेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत मंगल के दशा में, महादशा में चल रहा है। मंगल आक्रामक का, सेनापति का, लीडरशिप का प्रतिनिधित्व करता है। भारत लीडरशिप की तरफ अग्रसर रहेगा। भारत की भूमिका गौरवशाली होगी, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी भी देख लीजिए, दुनिया लड़ रही है, लेकिन हम आज भी अपने स्टैंड पे, हमारी स्टेगनेंसी, हमारा जो स्टैंड है वो बहुत उम्दा है, उच्च कोटि का है। मैं किसी पॉलिटिकल व्यक्ति पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भारत की कुंडली की बात कर रहा हूँ, देश की बात कर रहा हूँ। जब भारत का निर्माण हुआ था 15 अगस्त 1947 की बात कर रहा हूँ मैं उस दिन के आधार पर उस हॉरोस्कोप पे बता रहा हूँ। भारत का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज है, हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड में युवाओं की फौज है। 65 करोड़ लोग हमारे पास युवा है, जिनकी उम्र आज भी 30 से कम है, और दुनिया वृद्ध होती जा रही है सर, ध्यान रखिए आप। ये हमारा एक बड़ा फैक्टर भी है। मंगल की महादशा हमारे पास है। लीडरशिप आज मोदी जी है, कल योगी जी आएंगे, कोई एक्स आएगा, वाई आएगा, जेड आएगा, लीड करेगा। भारत का सपोर्ट मिलता रहेगा, भारत की कुंडली का सपोर्ट मिलता रहेगा। 2032 तक दुनिया डिस्टर्ब है, उसमें भारत कम और ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन 2032 का दुनिया सेटल होने लगेगी और भारत का मान सम्मान, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। चलिए राजा भाई, आज आपके साथ में बहुत अच्छी बातचीत हुई, और दरअसल इसका समापन एक इतनी अच्छी बात से हो रहा है कि किसी भी राष्ट्र के नागरिक को अपने राष्ट्र की उन्नति प्रगति पर गर्व करना ही चाहिए। आपने जो ये संभावनाएं बताई है कि दुनिया कितनी ही लड़ती रहे, भारत निश्चित रूप से मजबूत होकर उभरेगा और विश्व नेतृत्व करने की स्थिति में होगा। आपने आज राजा शर्मा जी और मेरी बातचीत सुनी। सो टंच
चैनल की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।